हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम करते हैं आप हमारा शुरू। और वाइंडिंग अप का फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है। आई एम जस्ट होप कि आपने वो लेक्चर मेरा सुन लिया होगा। और इसके बाद हम पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल से शुरू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल सेक्शन 273। अगर मैं एक क्विक रिवीजन पे जाऊं तो अब तक हमने किया था कि जो पिटीशन है वो कौन कौन पास कर सकता है, और जो पिटीशन है वो प्रेजेंट चाहे कंपनी दे, चाहे रजिस्ट्रार दे, चाहे वो हमने कहा था कोई बंदा ऑथराइज्ड है वो दे, है ना। या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बंदा है उसके द्वारा भी हो सकती है। तो और हमने कहा था कब हो सकती है, कॉन्ट्रीब्यूटरी भी कर सकता है। और ये कब हो सकती है, हमने किया था कि अगर उसको लगता है कि हाँ कंपनी को एक ही वाइंड अप, कि उनके जो कंपनी उसको वुड अप हो जाना चाहिए, या फिर इसका नेशनल का जो इंटरेस्ट है नेशन का उसका वो भंग हो रहा है, उसके खिलाफ कंपनी कुछ काम कर रही है, या फिर उनको सही लगता है कि भाई ये बिल्कुल जस्टिस होगा अगर हम कंपनी को बंद कर दें, या फिर रजिस्ट्रार या कोई ऑथराइज पर्सन को ऐसा लगता है, या फिर जो कंपनी खुद ही है वो डिफॉल्ट कर रही है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करने में, या फिर एनुअल रिटर्न्स को फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स। तो आइए हम आगे करते हैं पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल सेक्शन 273। आइए जानते हैं इसमें क्या लिखा है। ऑर्डर्स passed by the tribunal may, on receipt of a petition for winding up under section 272, pass any of the following orders। अब देखो क्या हुआ। ट्रिब्यूनल है, उसको पिटीशन मिल गई, उसने रिसिप्ट कर ली। उसमें था कि भाई कोई भी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड, कुछ भी है, उसको वाइंडिंग अप करना है। अच्छा जी। उसका जो पिटीशन का सेक्शन था 272 था। तो वो क्या करेगी। अब आपके पास आप मतलब अपना अपनी लाइफ में आप इमेजिन करो, आपके पास कोई एप्लीकेशन आती है तो क्या करोगे आप। मतलब या तो एक्सेप्ट कर लोगे या रिजेक्ट कर दोगे, यही करोगे। तो क्या क्या कर सकती है, डिसमिस कर सकती है। अब भाई सपोज ऐसे तो विद और विदाउट कॉस्ट, अगर उनको लग रहा है ऐसे ही दिमाग खराब करने के लिए बिना बात के, किसी से कुछ रंजिश, कुछ बदला, कुछ ऐसे ही कोल्ड वार आप कह लो, कुछ भी कह लो, और कोई पिटिशन फाइल कर रहा है तो विद और विदाउट कॉस्ट कर सकती है। नहीं तो ऐसे ही आता जाए कि इसको वुंड अप होना है, इसको होना है। कोई इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकती है। भाई कुछ ऐसा है कि उन्होंने बोला कि जो कंपनी है ना, वो कंपनी में ऐसे 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 हो रहा है और जो गलत हो रहा है, और फटाफट अगर ये कुछ नहीं हुआ, ऑर्डर कोई पास नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कोई इंटरिम ऑर्डर भी कर सकते हैं। प्रोविजनल लिक्विडेटर को भी एक बार अपॉइंट कर सकते हैं। एक बार मतलब जब कर देते हैं हम, जो कि बाद वाला लिक्विडेटर नहीं होता, एक बार भी प्रोविजनल भी, हाँ ये चल जाएगा, एक बार अपॉइंट कर देंगे ताकि जो मेकिंग है फाइंडिंग अप ऑर्डर की, है ना, तब तक के लिए। कि मतलब आप ये मानो कि वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं आया, अभी उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन तब तक एक लिक्विडेटर तो अपॉइंट कर सकते हैं ना। बाद में फिर देख लेंगे, एक और कर देंगे वाइंडिंग अप के लिए। मेक एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी विद और विदाउट कॉस्ट। अब वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के लिए ऑर्डर करना विद और विदाउट कॉस्ट, ठीक है ना। ऑर्डर भी दे सकते हैं कि वाइंड अप कर दो, और जो भी उसको ठीक लगता है वो ऐसा सब कुछ ऑर्डर दे सकते हैं। तो सबसे पहले डिसमिस कर सकती है विद और विदाउट कॉस्ट। इंटरिम ऑर्डर दे सकती है, जो भी उसको सही लगता है। प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकती है टिल द मेकिंग अप ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ ऑर्डर। कोई जो ऑर्डर है वाइंडिंग अप द कंपनी विद और विदाउट कॉस्ट, और जो भी कोई इसको ऑर्डर सही लगता है एज इट थिंक्स फिट। अब आ जाइए टाइम लिमिट। टाइम लिमिट सॉरी, टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑफ एन ऑर्डर। जो ऑर्डर है भाई विद इन 90 डेज। अब आपको कोई टाइम लिमिट तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे थोड़ी ना है कि दे दिया है जी, काम चल रहा है और चलते ही जा रहा है ना। तो आपको एक टाइम लिमिट तो देनी पड़ेगी ना, मेंशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो जो ऑर्डर है अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड, कोई भी ऑर्डर जो मेड होगा विद इन 90 डेज, जबकि आपको प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन बन हो चुकी है आप तब से,
पिटीशन की प्रेजेंटेशन से 90 डेज के अंदर अंदर। नोटिस टू कंपनी ऑन अपॉइंटिंग ऑफ द प्रोविजनल लिक्विडेटर। बिफोर अपॉइंटिंग अ प्रोविजनल लिक्विडेटर अंडर क्लॉज सी, the tribunal shall give notice to the company and afford a reasonable opportunity to it and to make its representations। अच्छा, अब पता क्या है, कंपनी को नोटिस कह रहे हैं अपॉइंटिंग ऑफ द प्रोविजनल लिक्विडेटर के लिए। अब बिफोर अपॉइंटिंग अ प्रोविजनल लिक्विडेटर, ट्रिब्यूनल एक नोटिस भी तो देगा, ऐसे थोड़ी ना कि भाई पिटीशन आ गई और बंदे रखने शुरू कर दिए फटाफट, है ना। तो आप एक नोटिस देखो बनता ही है ना। और एक रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ये भी बनती है। आप अपने दूसरे जो भी कंपनी है, आप उनको एक मौका तो दो अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए, है ना, कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है किसी को गलतफहमी हो गई हो सकता है जो चीजें देखने में लग रही हैं वैसी ना हो, क्रिस्टल क्लियरेंस ना हो, तो आप एक बार बोलने का मौका तो दो, रिप्रेजेंटेशन का दो तो मौका, इफ एनी, unless for the special reasons to be recorded in writing. The tribunal thinks fit to dispense with such notice. Tribunal shall not refuse to make a winding up order। ये हो गया नोटिस कंपनी का। उसके बाद है ट्रिब्यूनल शैल नॉट रिफ्यूज टू मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर। अब जस्ट इस बात के लिए कि जो एसेट्स हैं वो ना मॉर्टगेज्ड हैं, या फिर आप ये कह लो कि कंपनी के पास एसेट्स ही नहीं है, ठीक है ना। और मतलब आप बोलो कि भाई इसके पास कुछ है तो है नहीं है, तो क्या हम करेंगे। ठीक है, एक बार वाइंडिंग अप के लिए आप इसको मत लेके आओ इन चीजों को, वो बाद में देख लेंगे हम कि क्या करना है क्या नहीं करना। जस्ट बिकॉज आप बोलो कि इनके पास एसेट्स नहीं है, जो एसेट्स है मॉर्टगेज्ड हैं, तो हम तो रिफ्यूज कर देंगे कि हम वाइंडिंग अप नहीं कर सकते। नो, इट इज नॉट फिजिबल एट ऑल, ऐसा नहीं चलने वाला, ठीक है। आगे है ट्रिब्यूनल मेक ऑर्डर फॉर एनी अदर रेमेडी ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। जहां पर जो पिटीशन है प्रेजेंट होती है ग्राउंड पर कि जस्ट एंड इक्विटेबल है, कि जो कंपनी है वो वोंड अप होनी चाहिए, जो ट्रिब्यूनल है वो रिफ्यूज कर सकता है टू मेक एन ऑर्डर ऑफ द वाइंडिंग अप if it is of the opinion that some other remedy is available to the petitioners and they are acting unreasonably in seeking to the company wound up instead of pursuing the other remedy। क्या लिखा है इसमें कि जो ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर करता है किसी और रेमेडी के लिए, कुछ और रास्ता निकालने के लिए ऑन जस्ट एंड द इक्विटेबल ग्राउंड। अगर जो पिटीशन है प्रेजेंट होती है उस पे कि जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड पे जो कंपनी है कि वो वुंड अप होनी चाहिए, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है वाइंडिंग अप का, अगर उसको लगता है कि भाई अगर हम कुछ ऐसा कर लें और कुछ ऐसा करने से पिटिशनर्स को अवेलेबल करवा दे, या फिर अगर कुछ ये ऐसी बहुत ज़्यादा ही वो अनरिजनेबली एक्ट कर रहे हैं ताकि जो कंपनी है ना वो बंद हो जाए, तो अगर कुछ उसको लगता है कि कुछ और रास्ता निकाला जा सकता है ना, तो वो रेमेडी वो ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो वो उसके लिए ऑर्डर पास करते हैं ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। आगे है हमारा डायरेक्शंस फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सेक्शन 274। ट्रिब्यूनल में ऑर्डर कंपनी टू फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स। जहाँ पर जो कंपनी है वाइंडिंग अप ए फाइल बिफोर द ट्रिब्यूनल by any other person other than the company, the tribunal shall, if satisfied that the prima facie case for the winding up of the company is made out by an order, direct the company to file its objections along with statement of its affairs within 30 days of the order in such form and in such manner as may be described। इसमें देखो क्या है कि जो ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर कर सकता है कंपनी को कि अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैं जो वो फाइल करे। जो पिटीशन है वाइंडिंग अप की जो कि फाइल्ड होती है बिफोर द ट्रिब्यूनल किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि अदर देन द कंपनी है, तो ट्रिब्यूनल को अगर लगता है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि भाई वाइंडिंग अप के लिए ठीक है, सब कुछ सेट सिस्टम लग रहा है, हमें सेट है, सेटिस्फाई हो रही है वो,
तो वो ऑर्डर करके डायरेक्ट कर देगी कंपनी को टू फाइल इट्स ऑब्जेक्शंस बाय एन ऑर्डर और डायरेक्ट द कंपनी टू फाइल इट्स ऑब्जेक्शंस along with the statement of the affairs within 30 days। ठीक है ना। अब देखो दो चीजें हैं, या तो जो ट्रिब्यूनल को पिटीशन है वो कंपनी ही दे, हमने ये ऊपर भी पढ़ा था। अब अगर कंपनी देगी ना तो कंपनी साथ में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी दे देगी, उसे पता है ना। लेकिन अब यहाँ बात हो रही है कि जो पिटीशन है वो बाय एनी अदर पर्सन है अदर देन द कंपनी। ठीक है ना। अब कंपनी होती तो साथ पहले ही दे देती, बाय एनी अदर पर्सन है तो इसमें क्या है कि वो अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ वाइंडिंग अप तो होनी होगी इसकी, तो वो डायरेक्ट कहेगी ना कंपनी को, डायरेक्ट कर देगी कंपनी को, मतलब ऑन ऑर्डर करेगी कंपनी को क्या कि फाइल करो इट्स ऑब्जेक्शंस along with the statement of affairs, है ना। और सब कुछ ये कब होना चाहिए, within 30 days of the order in such form and in such manner as may be prescribed। जो prescribed manner है फॉर्म है। where petition for winding up filed by any person other than the company, tribunal shall make an order to direct the company to file its objection along with the statement of affairs within the 30 days of the order। देखो वही बात है, अगर जो पिटीशन है वाइंडिंग अप अदर देन द कंपनी है तो ट्रिब्यूनल कंपनी को कहेगा कि वो अपनी अगर ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन भी तो हो सकती है ना कि भी नहीं ऐसे कैसे, कोई ऑब्जेक्शंस हैं या फिर उसकी स्टेटमेंट और जो भी अफेयर जो भी है सब कुछ वो 30 डेज के अंदर अंदर जो है आप सबमिट करवा दो। उसके बाद है एक्सटेंशन फॉर टाइम फॉर फाइलिंग, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग जो ट्रिब्यूनल है वो अलाउ करते हैं फर्दर 30 डेज इन केस ऑफ एन कॉन्टिजेंसी। अब भाई कुछ ऐसा हो गया जो कि किसी के हाथ में नहीं था, है ना। कंपनी में आप मानो कुछ ऐसा हो गया जिस बंदे ने देने थे उसके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गई, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन गए, तो भाई आप ये नहीं कह सकते ना मैंने तो 30 दिन बोला था, आप 30 दिन में ही दो। आपको थोड़ा सा तो देखो देखना पड़ेगा ही ना कि सामने वाला बंदा जिसको आपने 30 डेज दिए थे उसके उसके ऊपर क्या बीत रहा है, वो बंदा कोमा में चला गया या उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको रिकवरी में टाइम लगेगा, तो कोई बंदा काम समझ रहा है ना, तो इसलिए फर्दर 30 डेज का इन्होंने कह दिया इन द सिचुएशन ऑफ द कॉन्टिजेंसी और द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटी जो ट्रिब्यूनल है वो डायरेक्ट कर सकते पिटिशनर को डिपॉजिट करे वो सिक्योरिटी फॉर कॉज एज इट मे कंसिडर रीजनेबल एज अ प्री कंडीशन टू इशू डायरेक्शंस टू द कंपनी। अब इसमें क्या है कि जो ट्रिब्यूनल है, जो भी कोई पिटिशनर है, जो भी मतलब पिटिशनर मतलब जो भी कोई बंदा जो है पिटीशन फाइल कर रहा है तो उसको कहेगी कि भी आप डिपॉजिट करवाओ। ऐसे थोड़ी ना आप कोई भी टाइम वेस्ट के लिए मजे के लिए पिटीशन फाइल करता रहे, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा सकती है और जो भी उसको रिजनेबल लगेगी, और एज अ प्री कंडीशन टू इशू डायरेक्शंस टू द कंपनी, है ना। तो आप जो डिपॉजिट या सिक्योरिटी का वो ले सकते हैं ट्रिब्यूनल। उसके बाद है पनिशमेंट फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर्स। जो कंपनी है जो फेल्स हो जाती है, फाइल नहीं करती अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, shall forfeit the right to oppose the petition and such directing officers of the company as found reasonable for such non-compliance shall be liable for punishment under subsection 4। अब इसमें क्या है कि देखो जो कंपनी है जो फेल हो जाती है, फेल इन द सेंस कि असमर्थ रहती है या किसी जो किसी भी कारणवश फाइल नहीं करती स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो जो राइट टू अपोज द पिटीशन है, अब देखो एक तो आप गलती कर रहे हो तो आप अपोज नहीं कर सकते ना, आप वो हक अधिकार खो बैठे हो, है ना। और जो डायरेक्टर्स हैं ऑफिसर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए वो भी उनको भी तो पनिशमेंट होगी। अब आप मेरी बात सुनो, आप खुद सोच कर देखो, आपसे घर में गलती हो गई कोई, ठीक है, आपने घर पे गलती कर दी। अब
आपके सिबलिंग ने भी गलती कर दी, आप दोनों ने गलती कर दी, तो अभी मम्मी पापा डांट रहे हैं तो आप ना कुछ बोल नहीं पाओगे, बिकॉज आपकी तो ऑलरेडी गलती है। आप कैसे उसकी साइड ले लोगे, कैसे उसका बचाओगे? तो पहले तो आप अपनी पनिशमेंट के बारे में सोचोगे ना। तो वही चीज है कि वो फॉरफिट हो जाएगी, राइट? कि अपोज करना पिटीशन को, यहाँ पे भाई तुम अपना तो तुम भर नहीं रहे हो, और एक तरफ कह रहे हो कि ना जी ना, और में तो ऑब्जेक्शन ही बहुत हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? उसके बाद है ऑफिसर्स टू पे कॉस्ट ऑफ द कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीटेड एंड ऑडिटेड टू द लिक्विडेटर। कि जो डायरेक्टर्स हैं या अदर ऑफिसर्स हैं कंपनी के, जिनके रिस्पेक्ट में ऑर्डर है वाइंडिंग अप का, वो पास होता है बाय ट्रिब्यूनल ऑफ सेक्शन 273 विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, सबमिट करेंगे वो एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स of the company completed and audited up to the date of the order to such liquidator and in the manner specified by the tribunal। इसमें क्या कह रहा है ये, कि जो ऑफिसर्स हैं वो पे करेंगे कॉस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है? बुक्स ऑफ द अकाउंट्स कंप्लीटेड एंड ऑडिटेड टू द लिक्विडेटर। कि जो भी डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स हैं कंपनी के, जिनके लिए, जिनके खिलाफ आप कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ फॉर वाइंडिंग अप पास हुआ है ट्रिब्यूनल के द्वारा, ठीक है? अब जो ऑर्डर है वो जो पास हुआ है ट्रिब्यूनल के द्वारा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर, 30 डेज के अंदर अंदर सबमिट करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी कंप्लीटेड, जो हुई हैं, एंड ऑडिटेड अप टू द डेट ऑफ द ऑर्डर, और ऑडिटेड हुई अप टू द डेट ऑफ द ऑर्डर टू सच लिक्विडेटर, उस लिक्विडेटर को जो कि स्पेसिफाई होगा ट्रिब्यूनल के द्वारा। और यही इसकी हेडिंग में लिखा है कि ऑफिसर्स को कॉस्ट देनी पड़ेगी कंपनी की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, ऑडिटेड करने पड़ेंगे टू द लिक्विडेटर। आगे है हमारा कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन। इफ एनी डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी contravenes the provisions of this section, the director or the officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which shall not be less than rupees 25,000 but which may extend to 5 lakh or with both। आइए देखते हैं इसमें इन्होंने क्या मेंशन करा है। कहते हैं कि जो भी कोई डायरेक्टर है या ऑफिसर है कंपनी का, कॉन्ट्रावीन कर रहा है प्रोविजंस के साथ सेक्शन की, तो जो भी डिफॉल्टेड बंदा होगा, डायरेक्टर होगा, ऑफिसर होगा, ऑफ कोर्स वो पनिशेबल तो होगा ही ना। तो उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, वो भी 6 महीने तक की, और फाइन भी लग सकता है। और जो कि फाइन है वो कम से कम 25,000 से लेकर 5 लाख तक जा सकता है, और इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों चीज़ें भी लग सकती हैं। आगे है कंप्लेंट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर स्पेशल कोर्ट मे बी फाइल्ड बाय। जो कंप्लेंट है वो फाइल की जाती है इन दिस बिहाफ बिफोर द स्पेशल कोर्ट बाय द रजिस्ट्रार और प्रोविजनल लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर और बाय एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द ट्रिब्यूनल। ये जो कंप्लेंट है वो फाइल करते हैं इस बिहाफ पे स्पेशल कोर्ट में आगे रजिस्ट्रार के द्वारा, प्रोविजनल लिक्विडेटर द्वारा, या फिर कंपनी के लिक्विडेटर द्वारा, या फिर कोई भी पर्सनल की ऑथराइज्ड है, ठीक है ना? तो कंप्लेंट फाइल्ड होगी स्पेशल कोर्ट में रजिस्ट्रार, प्रोविजनल लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंपनी लिक्विडेटर्स एंड देयर अपॉइंटमेंट्स। ये टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट उसमें करेंगे लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।